हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार एएनएम की परीक्षा का लगातार हम तैयारी करवा रहे हैं। इसी बीच आप लोग को बहुत कहने पर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। आज जो टेस्ट सीरीज हम क्लास करवा रहे हैं वो पहला टेस्ट सीरीज का क्लास रहेगा, जो कि आपको जनरल नॉलेज करेगा। इन जनरल नॉलेज में आपको सारे तरह के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि एग्जाम में आएगा उसी टाइप का। साथ ही इसका पीडीएफ अब आप लोग को मिल जाएगा, जो जनरल नॉलेज का आप लोग टेस्ट सीरीज में होगा उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद वहाँ पर हम सारे पीडीएफ वहाँ पर दे देते हैं। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके घर बैठे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम टेस्ट सीरीज 1 स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को कितना तैयारी हुआ है वो आप लोग अपना खुद अंदाज़ा लगाइए और टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट करके टेस्ट दीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है वो टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 1 नंबर के, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को 20 क्वेश्चन की सीरीज बताते हैं और उसका हम डिटेल्स में हर क्वेश्चन को डिटेल्स में भी बताएंगे कि किसका क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, टेस्ट सीरीज पर हम लोग आ गए हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग से करेंगे। रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि आप लोग मेरा जितने भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हम क्लास लेने में थोड़ा लेट कर देते हैं। इसलिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, मेरा फ़ायदा यही है। बस आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो शेयर कर दीजिए और जितना से जितना हो लाइक करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए ना। लाइक करने में हो क्या रहा है आप लोग को? बिल्कुल लाइक कीजिए। आप लोग के लिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा टेस्ट सीरीज का, आप लोग देख लीजिए, जो कि एक करेंट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। किस भारतीय, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? ठीक है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द पुरस्कार जीता है। कौन से भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी है? कौन सी तो शतरंज खिलाड़ी है? ऑप्शन देख लीजिए, केनेरू हम्पी, हारिका द्रौली, सौम्या स्वामीनाथन और सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी। कौन सा होगा? आप लोग अपना बनाइए कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? केनेरू हम्पी, हारिका द्रौली, सौम्या स्वामीनाथन, सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए? नोट कर लीजिए आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम अब बताते हैं। ठीक है, आप अपना आंसर लिख लीजिए और हम बताते हैं, फिर आप लोग मिलाते चलिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, केनेरू हम्पी। क्या होगा? केनेरू हम्पी होगा। ठीक है, क्या होगा? केनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन का 1 से लेकर के 20 तक नंबरिंग कर लीजिए, उसका ऑप्शन साथ में लिखते जाइएगा और आंसर हम आपको बताते हैं, वो बाद में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू किया है? ये भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो सबसे पहले इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू कर लिया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर बिहार। ऑप्शन लगाइए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, भारत का कौन सा पहला राज्य है जिन्होंने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू किया है? ऑप्शन 1 हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर बिहार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू कर दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? यहाँ पर 4 उद्योग की चर्चा की गई है, बात की गई है। इनमें से बताना है कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। पहला सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा हो गया चीनी उद्योग, तीसरा सीमेंट उद्योग, चौथा हो गया जूट वस्त्र उद्योग। तो कौन सा इसमें ऐसा है एग्जाम्पल, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? आप लोग अपना ऑप्शन लिखिए, कौन सा आंसर होगा राइट आंसर, फिर हम आपको सही आंसर बताते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए? चलिए अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग, ये तो कृषि पर आधारित है, क्योंकि सूती वस्त्र जो बनता है वो जो रेशम से बनता है, वो सूती वस्त्र उद्योग।
आप लोग हो गया कृषि पर। चीनी उद्योग, चीनी का उद्योग भी कृषि पर ही उदाहरित है, क्योंकि चीनी जो बनता है गन्ना से, वो हो गया। जूट वस्त्र उद्योग, जूट भी जानती होगी, जूट की खेती होती है, तो जूट भी कृषि पर आधारित हो गया। लेकिन सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट कहाँ कारखाना में बनती है, इसके मतलब है कि सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं जूट का जो उद्योग है वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है जूट का वस्त्र उद्योग। ठीक है, सीमेंट का जो उद्योग है तो कच्चा माल सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्राप्त होता है? कच्चा माल पर आधारित है सीमेंट का उद्योग। कहाँ पर? कच्चा मालों पर। सीमेंट का उद्योग जो है ना कच्चा मालों पर आधारित है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में। तो जूट वस्त्र उद्योग वेस्ट बंगाल, सीमेंट ज़्यादा होता है राजस्थान में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र का जो मिल है सबसे ज़्यादा उद्योग है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपको यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? भारत में जो जलवायु है उसकी क्या विशेषता है भारतीय जलवायु की? ठीक है, तो भारतीय जलवायु की विशेषता क्या होगा? जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतु होना, वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, या इनमें से सभी। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए। भारतीय जलवायु की क्या विशेषता होगा? भारतीय जलवायु की क्या है? जाड़ा गर्मी की दो अस्पष्ट ऋतुओं का होना। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना। ठीक है, यहाँ पर अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट। जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, इनमें से सभी। कौन सा होगा? अपना आंसर लिख लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जाड़ा और गर्मी दो अस्पष्ट ऋतु का होना है। यहाँ पर भारत में होता है, जानते हैं, जाड़ा अस्पष्ट ऋतु में होता है और गर्मी भी एक अस्पष्ट ऋतु में होता है। वर्षा मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होता है, सब जानते हैं। जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होता है, सही बात है। यानी कि इनमें से तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, निम्न में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है? आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है 4, इनमें से कौन सी गैस है जो एक निष्क्रिय गैस नहीं है? ठीक है, यानी कि निष्क्रिय मतलब क्या? अक्रिय गैस। क्या? अक्रिय गैस कौन सी है इनमें से बताना है, यानी कि अक्रिय गैस नहीं है। आप लोग जानते हैं कि अक्रिय गैसों की संख्या यानी कि निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, क्लोरीन, रेडॉन, क्रिप्टॉन या हीलियम। अपना आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? निष्क्रिय गैस नहीं होगा, कौन सा इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा गैस है जो एक निष्क्रिय गैस नहीं है, यानी कि अक्रिय गैस नहीं है। बाकी जो आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेडॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम, ये तीनों निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर क्लोरीन एक निष्क्रिय गैस नहीं है। अब हम बताते हैं निष्क्रिय गैस की संख्या टोटल 6 होता है, वो कौन कौन सी है। ठीक है, पहला आप लोग यहाँ पर देख लीजिए हीलियम, फिर आप लोगों नियन। ठीक है, उसके बाद आर्गन, उसके बाद आप लोग देख लीजिए क्रिप्टन, उसके बाद जेनन, उसके बाद आप लोग रेडॉन। क्या होता है? रेडॉन। तो यहाँ पर 6 हो गया। 6 फिर से बता दूं, 6 पहला हीलियम, दूसरा नियन, तीसरा क्रिप्टन, चौथा आर्गन, पांचवा जेनन और छठा यहाँ पर रेडॉन। तो ये 6 आप लोग गैस हो गया जो कि निष्क्रिय गैस है। और बाकी जो है यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं वो क्लोरीन एक आप लोग को निष्क्रिय गैसों की संख्या नहीं है। ठीक है, अब गैस बात करते हैं कुछ डिटेल्स में। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन हाइलोजन गैस के समूह है। किस गैसों के समूह है? हाइलोजन गैस के। हाइलोजन एक गैस का समूह होता है, उस गैस के समूह में आते हैं क्लोरीन। आपको कभी कोई पूछ देगा क्लोरीन इनमें से कौन सा हाइलोजन समूह के है, तो क्लोरीन। अब हाइलोजन समूह के अंतर जो आते हैं सो बताते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद एंटोनमनी। ठीक है, ये सब जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो है हाइलोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, हाइलोजन गैस के, हाइलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर निष्क्रिय गैस नहीं होगा, तो क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलीय विलयन में किस अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है?
कोई जो जलीय विलयन होता है उसमें किसी अम्ल में या क्षार में क्या परिवर्तन है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करता है, क्षार जल में H प्लस आयन निर्मित करता है, क्षार जल में H3O आयन निर्मित करता है, H3O प्लस आयन निर्मित करता है, या आप लोग को बताना है क्षार जल में OH प्लस आयन निर्मित करता है। कौन सा होगा राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए। जलीय विलयन में किस अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होगा जब जलीय विलयन में रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, क्षार जो है ना जल में OH माइनस आयन निर्मित करता है। क्या होता है, OH माइनस आयन निर्मित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो गया। अब बात करते हैं हम कुछ अम्ल का बात करते हैं, ठीक है। तो अम्ल का अगर बात करें यहाँ पर अम्ल की, तो अम्ल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अम्ल स्वाद में क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जो pH मान होता है, pH मान वो 7 से कम होगा। अगर अम्ल है तो pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अम्ल की बात करें तो अम्ल की दो चीज़ याद रखें, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम क्षार की बात करें, क्षार की, तो क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। और वहीं क्षार का जो pH मान होगा वो यहाँ पर 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। कभी कभी pH मान पूछ ले जाते हैं कि अम्ल का pH मान कितना होगा, क्षार का pH मान क्या है, ये चीज़ होगा। और जो उदासीन होता है, उदासीन जो होता है, उदासीन, उसका pH मान बिल्कुल 7 होता है। जैसे जल एक उदासीन है, शुद्ध जल, तो उसका pH मान क्या होता है, बिल्कुल 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 7, ठीक है, उदासीन का। तो यहाँ पर आप लोग pH मान भी याद रखिएगा साथ साथ में, और अम्ल और क्षार का दोनों का स्वाद, ठीक है। अब अगला चीज़ हम आपको बताते हैं जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न एक पुरस्कार है जो सब लोग को पता होगा। वो पुरस्कार आप लोग को किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं, 26 जनवरी या 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, या फिर आप लोग बताइए इनमें से कोई नहीं। किस दिन किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं, तो बता दूं, भारत रत्न की बात करें जहां तक भारत रत्न, तो भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं, आप लोग अपना पहला आंसर लगा लीजिए। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं, लगा लिए। अब देख लीजिए राइट आंसर दिखाते हैं आप लोग। भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है, तो भारत रत्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी को भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं। सबको पता होगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और आप लोग 15 अगस्त को एक दिन पहले यानी कल ही मनाए होंगे स्वतंत्रता दिवस। तो ये चीज़ याद रखना है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं भारत रत्न जो प्राप्त किया तो वो 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को किसके द्वारा, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, क्या होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, उनके द्वारा 26 जनवरी को भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब 2 अक्टूबर का क्या होता है, गांधी जयंती होता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। 30 जनवरी की बात करें तो शहीद दिवस मनाए जाते हैं। क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। दो चीज़, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस, दो चीज़ मनाते हैं 30 जनवरी को। किसको, 30 जनवरी को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 30 को शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं। उसी तरह से एक चीज़ और बताते थे, 29 अगस्त को इम्पोर्टेंट वाला, ये अगस्त का महीना है इसलिए पूछ सकता है कहीं। 29 अगस्त को बात करें तो खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर 22 मार्च की बात करें, 22 मार्च की, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाए जाते हैं। कौन से दिवस मनाए जाते हैं, जल दिवस मनाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से आप लोग को याद रखना है, साथ में जो टॉपिक से रिलेटेड है वो चीज़, ठीक है, क्योंकि दिवस वाला क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। भारत देश जब स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो एक प्रथम बार मंत्रिमंडल बनाया गया, उस मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन था, कानून मंत्री। अपना आंसर लगाइए यहाँ पर,
के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह या बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। चलिए बताइए, आप लोग अपना अपना आंसर लगाइए कि कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दूं। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र जब हुआ भारत, उसके बाद जो प्रथम बार मंत्रिमंडल बना तो उसमें कानून मंत्री के तौर पर जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर बात करते हैं उद्योग मंत्री का, तो प्रथम बार जो उद्योग मंत्री बना था, उद्योग मंत्री वो बना था आप लोग को श्याम प्रसाद, एस.पी. मुखर्जी। ठीक है, एस.पी. मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी जो बना था वो सबसे पहले प्रथम बार उद्योग मंत्री बने थे। उद्योग, याद रखिएगा कौन से मंत्री, उद्योग मंत्री बने थे। ठीक है, ये चीज़। अब जो एक और ऑप्शन देख रहे हैं बलदेव सिंह, ये आपको अंतरिम रूप से, अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह जो था रक्षा मंत्री बनाया गया था। कौन सा, रक्षा मंत्री। याद रखिएगा अंतरिम रूप से जो सरकार बना था उसमें रक्षा मंत्री के तौर पर बलदेव सिंह बने थे। ठीक है, उद्योग मंत्री एस.पी. मुखर्जी बने थे और कानून मंत्री के तौर पर बी.आर. अम्बेडकर बने हुए थे। तो ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना एक्ट कब हुआ था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक एक्ट हुआ था, पूना एक्ट। यह एक्ट कब हुआ था? ठीक है, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। यह एक्ट कब हुआ का? 1932। अगला ऑप्शन है 1935, 1939 या फिर 1942। आप लोग अपना आंसर बताइए कि गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना एक्ट कब हुआ था। ठीक है, चलिए राइट आंसर आप लोग बताइए कब हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं हम। आप लोग लिख लिए अपना राइट आंसर। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932 को। चलिए 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता हुआ था, उसी के बीच गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना एक्ट पारित किया गया 1932 ईस्वी में, 24 सितंबर 1932 को। तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को जो है यहाँ पर 1932 ईस्वी को गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच यहाँ पर पूना एक्ट पारित हुआ था, पूना एक्ट हुआ था। ठीक है, अब चलिए अगला चीज़ हम आपको दिखाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह से फ्रेंड क्वेश्चन आते हैं, सारे सब्जेक्ट से इसी टाइप के रहते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल रिवाइज करते चलिए। अब एक क्वेश्चन है कि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा, ये तो श्योर है। इसी बीच एक और क्वेश्चन लिए हैं, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में जो आप लोग सुनते हो कि गोलघर है, वो गोलघर का निर्माण कितने ईस्वी में किया गया था? ठीक है, तो वो बताना है। ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन लगाइए आप लोग अपना अपना। पहला है 1757 ईस्वी, दूसरा 1764, तीसरा 1786 और चौथा 1857 ईस्वी में। तो बताइए कि आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, नोट करिए अपने अपने कॉपी पे। तो पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 57 में या 1764 में या 1786 में या फिर 1857 में? तो राइट आंसर अब हम बताते हैं। तो पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ था वो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, एक था कैप्टन, ठीक था, कैप्टन जॉन गॉस्टिन, कैप्टन जॉन, नोट कर सकते हैं ये सब चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉन गॉस्टिन। ठीक है, गॉस्टिन, कैप्टन जॉन गॉस्टिन एक अंग्रेज थे, उसने 1786 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1786 ईस्वी में पटना में अनाज भंडार के लिए, क्या करने के लिए? अनाज को भंडार करने के लिए, अनाज को भंडार करने के लिए, यहाँ पर अनाज को भंडार करने के लिए जॉन गॉस्टिन, याद रखिएगा कैप्टन जॉन गॉस्टिन 1786 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1786 ईस्वी में यहाँ पर गोलघर का निर्माण किया था पटना में, जो आप लोग गांधी मैदान के बगल में देखते होंगे, कभी आए होंगे पटना तो 1786 ईस्वी में अनाज का भंडार किया गया था कैप्टन जॉन गॉस्टिन के द्वारा 1786 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से पालघाट, यहाँ पर है कि पालघाट निम्नलिखित में किन के मध्य स्थित है? पालघाट जो है ना, पालघाट वो इनमें से किन के मध्य है आप लोग को बताना है। ठीक है, पालघाट आप लोग को बताना है इनमें से किन के मध्य स्थित है। पहला ऑप्शन है नीलगिरी और कदरमा पहाड़िया, दूसरा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़िया,
अन्नामलाई और कड़रमम पहाड़ियाँ या कड़रमम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ किसके बीच, किन पहाड़ियों के बीच पालघाट स्थित है? तो पालघाट स्थित है किन पहाड़ियों के बीच? आप लोग अपना ऑप्शन लगाइए, फिर हम इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए अपना अपना आंसर क्या होगा। तो हम बताते हैं, अब चलिए राइट आंसर की तरफ। आप लोग अपना नोट कर लिए राइट आंसर। अब हम बताते हैं आप लोग का राइट आंसर। पालघाट निम्नलिखित में किन के मध्य स्थित है? तो पालघाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई की एक पहाड़ी है। अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी है। इन पहाड़ियों के बीच आप लोग को पालघाट स्थित है। क्या है? पालघाट स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच यह पालघाट स्थित है। साथ ही बात करते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी, तो राज्य के रूप में कहें, अगर राज्य के रूप में किस राज्य में, तो केरल, केरल और आप लोग तमिलनाडु कह सकते हैं। केरल और तमिलनाडु, क्या? केरल और तमिलनाडु। फिर से हम आपको दिखा देते हैं ये चीज़ किन किन के बीच स्थित है। तो केरल, केरल और तमिलनाडु, राज्य की बात करें तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के बीच यह स्थित है। ठीक है, क्या? तो पालघाट। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु के बीच अगर पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई, दोनों चीज़ याद रखिएगा। अब उसके बाद अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और बात, जैसे कि पीर पंजाल आप लोग दर्रा सुने होंगे, पीर पंजाल, जो कि बहुत फेमस दर्रा है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल दर्रा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत, ठीक है, अपना देश भारत और पाकिस्तान देश के बीच स्थित है पीर पंजाल दर्रा। याद रखिएगा, पीर पंजाल दर्रा जो है कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। उसी तरह से एक और दर्रा के नाम सुने होंगे, कारकोरम। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। कारकोरम दर्रा, तो कारकोरम दर्रा की बात करें तो भारत और चीन के बीच, अपना देश भारत और पड़ोसी देश जो चीन है, इन देशों के बीच जो स्थित है वो कारकोरम दर्रा स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीज़ देख लिए, तीन चीज़। पीर पंजाल भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, कारकोरम भारत और चीन के बीच स्थित है, और यहाँ पर पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच है। और बात करते हैं यहाँ पर थालघाट का, तो थालघाट भी बहुत अच्छा दर्रा है, थालघाट। तो थालघाट दर्रा की बात करें तो ये जो स्थित है नासिक और मुंबई के बीच, किसमें? नासिक। ठीक है, याद लिख लीजिएगा, नासिक और मुंबई। तो आप लोग साथ में नोट भी बनाते चलिए, अच्छा रहेगा। तो नासिक और मुंबई के बीच थालघाट दर्रा स्थित है। तो इस तरह से याद रखिए कि दर्रा वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग देख लिए, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है पालघाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य पर चर्चा करते हैं कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। ठीक है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आप लोग अपना आंसर लगाइए। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, कहाँ पर है? अपना अपना आंसर लगाइए आप लोग कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अब हम बताते हैं। आप लोग अपना लगा लिए, आप लोग लगा लिए आंसर, अब बताएं। चलिए राइट आंसर की तरफ बताते हैं। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आप लोग को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है 1973 ईस्वी में किया गया था। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य का राइट आंसर कर्नाटक, जो कि 1973 में स्थापित किया गया था कर्नाटक में। अब हम बात करते हैं एक दो और जीव अभ्यारण्य का, जैसे कि जिम कॉर्बेट का नाम आप लोग सुने होंगे। जिम कॉर्बेट जो कि बहुत ही फेमस है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। और यह वन्य अभ्यारण्य, यह आप लोग को अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड, याद रखिएगा, उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो है आप लोग को उत्तराखंड में है। और 1973 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पर 1973 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, 1973 नहीं होगा, 1973 में बांदीपुर हुआ था।
यहाँ पर 1936 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर 1936 होगा। कौन से होगा? 1936 ईस्वी में, फिर से हम बता देते हैं, 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान की स्थापना हुआ था 1936 में, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, अब जिम कॉर्बेट उद्यान में जो फेमस है ना, क्या क्या चीज़ फेमस है? तो हाथी आप लोग सुने होंगे, हाथी, बाघ, चीता, ये सब चीज़ें वहाँ पर पूरा फेमस है। चलिए, ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और इस पे, जिम कॉर्बेट जो नेशनल उद्यान, देखिए जिम कॉर्बेट का जो नाम बताया, जो कि उत्तराखंड में है, यह जो है सबसे पुराना नेशनल उद्यान है, सबसे पुराना, कौन सा? सबसे पुराना नेशनल उद्यान है। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, जो कि 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट पार्क का नाम बता दिए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ और हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरा ये कहना है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात किया ना, तो हम बाघ अभ्यारण्य की बात यहीं पर कर लेते हैं। बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ा भारत में अभ्यारण्य। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य भारत में वो कहाँ पर है? ठीक है, वो बताना है। तो सबसे पहले जान लीजिए, बाघ अभ्यारण्य भारत में सबसे बड़ा वो आप लोग को आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य भारत में, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यह जो है नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर नाम है इस बाघ अभ्यारण्य का, नागार्जुन सागर। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य की अभी हम बात कर रहे थे, वह नागार्जुन सागर नाम है, नागार्जुन सागर। ठीक है, जो कि आप लोग को आंध्र प्रदेश में है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखने वाला पूरे इम्पोर्टेंट आप लोग को याद है। एक और है पेरियार अभ्यारण्य। ठीक है, बता ही देते हैं। अच्छा, पेरियार अभ्यारण्य की बात करें तो पेरियार अभ्यारण्य जो आप लोग को केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। याद रखिएगा, केरल में है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1978 ईस्वी में हुआ था। तो ये था कुछ इंपोर्टेंट अभ्यारण्य, आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात किया था, तो कहाँ पर राइट आंसर किया? राइट आंसर कर्नाटका, 1973 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? यानी कि संविधान का जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। संविधान सब जो बन रहा था उस टाइम प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद यही क्वेश्चन है अभी, किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात, संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 51। बताना है किस अनुच्छेद में ये बात कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान जब तैयार हो रहा था उस टाइम उसका प्रारूप समिति थे। ठीक है, तो इसकी बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस अनुच्छेद में संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 आखिर है क्या, किसको अनुच्छेद को अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा कहा गया है संविधान का। तो हम बात बताते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया। देखिए यहाँ पर संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक, यहाँ पर याद रखिएगा संवैधानिक, यहाँ पर संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार की यहाँ पर बात हो रहा है, इसलिए अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा कहा गया है संविधान में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, पंचायती, ठीक है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्था का जो संवैधानिक दर्जा है किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां, 73वां, 74वां और 75वां किस संविधान संशोधन में, कितने बार जब कौन सा संविधान संशोधन हो रहा था उस समय पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन 1 72, 73, 74वां और 75वां। आप लोग अपना आंसर लगाइए, फिर हम राइट आंसर आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बता दो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 73वां। 73वां जब
संविधान संशोधन हो रहा था उसी समय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया और संविधान संशोधन प्राप्त हुआ 73वां संविधान संशोधन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। R1 R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? R1 + R2, R1 - R2। अगला क्या है यहाँ पर? R1 × R2 और क्या है अगला यहाँ पर? इनमें से कोई नहीं। तो R1 और R2 प्रतिरोध को तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो कौन सा आंसर होगा? आप लोग पहले अपना आंसर लगाइए, फिर यहाँ पर आपको राइट आंसर बताते हैं। तो लगा लिया आप लोग अपना आंसर। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो R1 और R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में रहता है तो क्या होता है? दोनों को जोड़ देते हैं सिंपली। तो R1 + R2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका परिणामी प्रतिरोध जो होगा, परिणामी प्रतिरोध R, तो इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? R1 + R2। श्रेणी क्रम में है तो अगर समांतर क्रम में रहता, समांतर क्रम में पूछा जाता है कभी कभी समांतर में, तो क्या हो जाएगा? 1/R1 + 1/R2। ठीक है, 1/R1 + 1/R2 जितना प्रतिरोध रहता है उसको जोड़ते जाते। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अगर श्रेणी क्रम में है तो R1 + R2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर समांतर क्रम में रहता तो राइट आंसर ये हो जाता है 1/R1 + 1/R2, 1 बट्टा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का प्रतिरोध होना चाहिए, तार का पदार्थ होना चाहिए। यानी कि किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें अगर चुंबकीय गुण आ जाएगा, अगर कौन से पदार्थ की तार बना होगा? समझिए क्वेश्चन। चलिए राइट आंसर, वह जो तार होगा वो बना होगा मुलायम लोहा का, कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ का, या फिर इस्पात का, या फिर यहाँ पर तांबा का। किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर अब आप लोग लगाइए, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन। फिर हम बोल देते हैं किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। किस पदार्थ का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ होना चाहिए। कोई भी अगर विद्युत सुचालक पदार्थ है जिसमें विद्युत का संचालन हो सके उसे हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी अगर विद्युत का सुचालक पदार्थ है तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय गुण आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या एमिनो अम्ल? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है मूल रूप से आप लोग आंसर लगाइए आप लोग। एंजाइम, तो एंजाइम मूल रूप से आप लोग को हो गया प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? मूल रूप से प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कान की हड्डी होती है, कान में कितनी हड्डी होती है? कान की कितनी हड्डी होती हैं? कान जो हम लोग के पास है उसमें कुल कितनी हड्डी होती हैं बताइए? तो कान में जो हड्डी होती है ना टोटल, वो कान में टोटल 6 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में बात करें, मानव शरीर में, तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, बच्चा में बात करें, जब बच्चा हो तो उसमें क्या होता है? 2 से 8 होता है, और हम लोग जब बड़े हो जाते हैं टूटते फूटते 206 पे आकर अटक जाते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में टोटल, मानव शरीर की बात करें यहाँ पर फ्रेंड, तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में 206। बच्चा में बात करें, बच्चा की बात करें तो 208 हड्डी होते हैं। यही अगर आप लोग बात करें खोपड़ी की, हम लोग के पास खोपड़ी जो है खोपड़ी, तो खोपड़ी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 29 हड्डी होती है। खोपड़ी में कितना हड्डी होते हैं? 29 हड्डी होती हैं। ठीक है, दोनों हाथ पैर मिलाकर बात करें, हम लोग के पास जो 2 हाथ है, हाथ और 2 पैर है, और दोनों का हाथ और पैर की मिलाकर बात करें तो टोटल 118 हड्डी हो जाती है। पैर का जो तलवा है ना, पैर का तलवा, पैर जो हम लोग के पास है उसका जो तलवा है उसमें बात करें तो टोटल 10 हड्डी है। ठीक है, टोटल 10 हड्डी है। तो ये है कुछ हड्डियों की संख्या, आप लोग याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर कान बजाओ 6 हड्डी में। ठीक है, कान में कितनी हड्डी है? 6 हड्डियाँ हैं। अब हम बात करते हैं कि कान की जो सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, पूरे शरीर में स्टेपिज।
अगर पूछ दे कि पूरे शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो स्टेपिज। और स्टेपिज जो होता है कान में ही पाया जाता है, कर्ण में। कहाँ पे? कान में। तो कान में पाया जाता है स्टेपिज, एक हड्डी जो कि पूरे मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है। हमारे शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? अगर सबसे लंबी अस्थि की बात करें तो फीमर। हमारे शरीर के सबसे लंबी अस्थि की बात करें, सबसे लंबी अस्थि की, मानव शरीर के लंबी अस्थि की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? फीमर। तो याद रखिएगा फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अवधि सामान्यतः कितने वर्ष होती है? विश्व बैंक के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसकी टाइम कितने वर्षों की होते हैं? सामान्य रूप से जनरल तौर पर कितने अवधि होती है? चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 5 से 10 वर्ष, 5 से 15 वर्ष, 5 से 20 वर्ष या 5 से 25 वर्ष। तो विश्व बैंक से जो ऋण लिया जाता है उसकी सामान्य तौर पर अवधि कितने वर्षों की होती है? ऑप्शन लगाइए, 5 से 10, 5 से 15, 5 से 20 या 5 से 25। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप बताते हैं ऑप्शन सी, 5 से 20 वर्ष के लिए यहाँ पर टाइम दिया जाता है अगर आप लोग विश्व बैंक से ऋण लेते हैं तो। ठीक है। अब बताते हैं विश्व बैंक की जो स्थापना हुआ था, विश्व बैंक की जो स्थापना हुआ था वो 1945 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को विश्व बैंक का स्थापना हुआ था, इसका याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो आप लोग को कब हो गया? 23 दिसंबर, 24, 16 या 25। आप लोग लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। चलिए कुछ आप लोग को ले चलते हैं दिवस की तरफ। तो विश्व टेलीविज़न दिवस। ठीक है, विश्व टेलीविज़न, नोट करिएगा तो कर लीजिएगा, विश्व टेलीविज़न दिवस। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। ठीक है, कब? 21 नवंबर को। अगला चलते हैं हम लोग विश्व विकलांग दिवस। कौन सा दिवस? विश्व विकलांग दिवस की बात करें, विकलांग दिवस का, तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट चलते हैं नौसेना दिवस। नौसेना दिवस, नौसेना थल सेना वायुसेना होता है ना, तो नौसेना दिवस आप लोग को मनाया जाता है 4 दिसंबर को। किस दिसंबर को? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ दिसंबर का इम्पोर्टेंट दिवस था, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड। इसी तरह से आप लोग इसका आंसर यहाँ पर आप लोग आंसर शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, या हम ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाले हैं वहाँ पर हम आपको ये PDF डाल देंगे, वहाँ से भी अपना आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आंसर का, क्योंकि आंसर इसमें इंक्लूड कर दिए हैं सारे टेस्ट का। तो जैसे कि आप लोग को 20 क्वेश्चन का जनरल नॉलेज को जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर यानी 20 नंबर का, उसका आज हम टेस्ट सीरीज लिए। टेस्ट सीरीज 2 जो आएगा, टेस्ट सीरीज वो आप लोग को टेक्निकल नॉलेज का रहेगा, ओनली टेक्निकल नॉलेज, जिसमें कि 20 VVI क्वेश्चनों के साथ उसका हम डिटेल्स में आप लोग को इसी तरह से कराएंगे। तो कल के वीडियो वेट करिए, टेस्ट सीरीज 2 आएगा, आंसर के साथ आएगा, डिटेल्स में बताएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर फ्रेंड एक बात बता दूं, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर करिए, आप अपने हाथों से लाइक करिए ज़रूर और शेयर करिए। ठीक है, एक शेयर करिए अपने फ्रेंडों को, एक अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, वो अपने फ्रेंडों को शेयर करेगा, बस इतना कीजिए मेरे लिए। आप लोग के लिए स्पेशल क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।